कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे हों। स्टूडेंट्स, आज हम अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे वेक्टर कैलकुलस का। शुरू में हम वेक्टर कैलकुलस का बेसिक कुछ सीखेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। तो पहला लेक्चर जो होगा वो अपना बेसिक्स का रहेगा और सभी इसको ध्यान से देखेंगे क्योंकि इन बेसिक्स के रिजल्ट ही आगे यूज होने वाले हैं। स्टूडेंट, जब तक ये सिचुएशन ठीक नहीं हो जाती, जो क्रिटिकल सिचुएशन बनी हुई है पूरे देश में, तो थोड़ा ठीक नहीं हो जाता जब तक गवर्नमेंट के कोई नोटिफिकेशन या कोई ऑर्डर नहीं निकल जाता। आपकी क्लासेस ऑनलाइन ही चलेंगी और आपको ऑनलाइन मोड में डेली का काम डेली करते रहना होगा, क्योंकि जब भी आपके एग्ज़ाम हों कोशिश करेंगे उससे पहले आपका सिलेबस भी करा दिया जाए। तो जब भी आपके एग्ज़ाम हों तब तक आप तैयार रहें, प्रिपेयर रखें अपने आप को। तो इसलिए डेली का काम डेली कर लें। तो हम स्टार्ट करते हैं आपका वेक्टर कैलकुलस। तो बच्चों, जो वेक्टर कैलकुलस हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें सबसे पहले आता है कि डायरेक्शन और लाइन का जिक्र आएगा। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे कि आपकी लाइन बनती कैसे है। कोई भी लाइन, कोई भी रेखा कैसे बनती है। तो बच्चों, जो लाइन होती है वो कैसे फॉर्म होती है। देखो, आपने सभी ने पढ़ा होगा पॉइंट। पॉइंट आपने सभी ने पढ़ा होगा। पॉइंट क्या होता है? एक बिंदु होता है जिसके पास कोई डायमेंशंस नहीं होती। ना इसके पास क्या होता है, ना ही इसके पास लेंथ है, ना ही इसके पास वेड्थ है, ना ही इसके पास हाइट है। इसके पास कोई भी डायमेंशन नहीं है। तो जब हम इनफाइनाइट्स पॉइंट्स को मिला दें, इनफाइनाइट्स पॉइंट्स को मिला दें तो आपकी क्या बनती है? एक लाइन बनती है। क्या बनती है? एक लाइन बनती है। तो बच्चों, जब ये लाइन बनती है तो रेखा या लाइन हम किसे कहते हैं कि इनफाइनाइट्स पॉइंट्स को जब हम मिला दें तो क्या बन जाएगी? आपके पास एक लाइन बन जाएगी। बच्चों, सबसे पहली बात यह है कि लाइन की कोई लेंथ नहीं होती है। लाइन की कोई लेंथ नहीं होती है, कोई भी लेंथ नहीं होगी किसी भी लाइन की। अच्छा, लाइन के पास फिर कोई डायमेंशन होती है? नहीं है, होती है। देखो, लाइन की कोई लेंथ ही नहीं होती है क्योंकि ये इधर भी आपके पास इन्फिनिटी की ओर जा रही होती है, इधर भी आपके पास ये माइनस ऑफ इन्फिनिटी की ओर जा रही होती है। मतलब ना ये इधर की साइड रुकेगी ना ये इधर की साइड रुकेगी। तो हमें इसकी लेंथ पता नहीं होती है कि इसकी लेंथ क्या होती है। लेकिन इसके बाद एक वर्ड आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है बच्चों? ये एक लाइन का पोर्शन होता है। लाइन का पोर्शन मतलब, जैसे मान लिया मैंने ये लाइन है और इस पर दो कट लगा दिए, एक बिंदु का नाम ए दे दिया मैंने, दूसरे का बी दे दिया, तो ये जो ए बी बन गया ये आपका क्या कहलाता है? लाइन सेगमेंट कहलाता है। और लाइन सेगमेंट जो होता है, लाइन सेगमेंट जो होगा वो क्या होगा? ए से बी किसी लाइन का कोई पोर्शन हमने काट दिया, वो पोर्शन क्या कहलाएगा? लाइन सेगमेंट कहलाएगा। और इसकी बच्चों लेंथ होती है। तो लाइन सेगमेंट के पास क्या डायमेंशन होती है? लेंथ। लाइन सेगमेंट के पास डायमेंशन हो गई क्या? लेंथ। तो कोई भी लाइन सेगमेंट होगा उसकी हमेशा लेंथ होती है। तो बच्चों ध्यान रखना है, हमेशा लाइन सेगमेंट की लेंथ होती है, कभी भी लाइन की लेंथ नहीं होती है। तो ये चीज़ें थी आपकी, लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, और पॉइंट्स क्या होता है। इसके बाद आ जाता है बच्चों आपका डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या होता है बच्चों? जैसे कोई भी लाइन है आपका, ये लाइन आपके पास दी हुई है और इस लाइन का हमने कोई पोर्शन काट दिया, मतलब लाइन सेगमेंट ले लिया ए से बी। और इसकी यदि मैं डायरेक्शन भी कर दूं क्या, कि ये ए से शुरू होके कहाँ जा रहा है? बी पॉइंट पे जा रहा है। तो ये जो ए से बी पॉइंट पे जा रहा है ये आपका क्या कहलाएगा? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। मतलब कोई भी लाइन सेगमेंट जो दिया हुआ है उसकी हम क्या कर दें? डायरेक्शन साथ दे दें, तो वो क्या कहलाएगा? आपका डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट कहलाएगा। देखो, जो भी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है उसके पास तीन चीज़ होती है। पहली चीज़ क्या हो गई बच्चों? लेंथ हो गई। लाइन सेगमेंट के पास क्या थी? लेंथ थी। इसके पास क्या हो गई? लेंथ हो गई। दूसरी चीज़ इसके पास क्या होती है? पहला हो गया लेंथ। दूसरी चीज़ क्या होगी बच्चों इसके पास? लेंथ क्या हो गई? कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड लेंथ। तो लेंथ को कैसे डिनोट करोगे? ए बी का मैग्नीट्यूड क्या कहलाएगा आपका? ये
डिस्टेंस बिटवीन ए से बी, ये इसकी नोटेशन हो गई लेंथ की। सेकंड आता है इसके पास क्या होती है, स्पोर्ट। स्पोर्ट क्या होती है बच्चों, कि जो भी आपकी लाइन है, ये एक लाइन का ही तो पोर्शन लिया हुआ है, तो ये क्या कहलाएगी आपकी, स्पोर्ट कहलाएगी। तो स्पोर्ट इज द अनलिमिटेड लाइन, स्पोर्ट क्या हो गई, अनलिमिटेड लाइन ऑफ विच, अनलिमिटेड लाइन ऑफ विच द डायरेक्टेड लाइन इज ए पोर्शन। तो ये जो लाइन हो गई पूरी, ये क्या कहलाएगी, इसकी स्पोर्ट कहलाएगी। तीसरी चीज इसके पास क्या होती है बच्चों, सेंस। सेंस बोल दो चाहे क्या बोल दो, डायरेक्शन बोल दो। तो डायरेक्शन क्या हो गई, हमें पता है ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहा है, तो ये इसकी क्या कहलाएगी, सेंस कहलाएगी। इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इसकी क्या हो गई, सेंस हो गई, फ्रॉम इट्स इनिशियल पॉइंट टू टर्मिनल पॉइंट। तो सेंस ऑफ ए बी इज फ्रॉम ए टू बी, ये क्या कहलाएगी आपकी, स्पोर्ट कहलाएगी, सॉरी सेंस कहलाएगी। तो सेंस क्या हो गई आपके पास, कि ए से बी जो पॉइंट है वहाँ पे जो डायरेक्शन हमने दी हुई है वो आपकी क्या कहलाएगी, सेंस कहलाएगी। सेंस भी बोल सकते हो, डायरेक्शन भी बोल सकते हो, एक ही चीज़ है। इसके बाद आता है बच्चों आपका, इसके बाद बच्चों आपका जो ये मैथ है, वेक्टर कैलकुलस, इससे रिलेटेड सारा पोर्शन शुरू हो चुका है। पहला आएगा, देखो आपने पढ़े होंगे वेक्टर्स में होते हैं स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो सबसे पहला आएगा आपका व्हाट इज स्केलर्स। स्केलर क्या होगा बच्चों, जो भी क्वांटिटी, एक क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। बच्चों जिस क्वांटिटी के पास खाली क्या हो, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, वो क्या कहलाएंगे आपके, स्केलर कहलाएगी या फिर स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी। विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड एंड, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का मतलब कोई डायरेक्शन ना हो, नो डायरेक्शन, इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल देखो लेंथ जो हो गई, उसके पास मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड के अलावा कोई डायरेक्शन नहीं होती लेंथ की, भाई किस डायरेक्शन में लेंथ है। मास जो हो गया, मास का मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो ये सब क्या हो गई, मास हो गया आपका, टाइम हो गया, एनर्जी मान लो, वॉल्यूम, डेंसिटी, रेजिस्टेंस, ये सब क्या हो गए आपके स्केलर क्वांटिटी हो गए। इसके बाद आता है व्हाट इज वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या होंगे, एक क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसके पास दोनों चीज़ें हो, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और साथ साथ क्या हो, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन हो, मतलब इस डायरेक्शन में मूव करेगा या इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो वो क्या कहलाएगी आपकी वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। जैसे देखो फोर्स, फोर्स क्या होता है, मान लिया बच्चों ये आपके पास कोई बॉडी रखी हुई है, तो हमने इस बॉडी पे इस साइड से फोर्स लगाया, तो इस बॉडी का मैग्नीट्यूड तो है ही, मास इसके अंदर होगा, और साथ साथ हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, इसको इधर मूव करा के यहाँ पहुँचाएंगे, तो एक डायरेक्शन भी हो गई। तो फोर्स क्या हो गई आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो ये सब क्या है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कि एक वेक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो ए वेक्टर इज द क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर वो दोनों रखता है तो वो एक लाइन सेगमेंट द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है, क्योंकि एक लाइन सेगमेंट भी आपके पास क्या होता है, मान लिया हमने ए से बी कोई लाइन सेगमेंट लिया और हम जा रहे हैं ए से बी, तो हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक लाइन सेगमेंट्स द्वारा, डायरेक्टेड सेगमेंट्स द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, वेक्टर को। तो एक डायरेक्टेड रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स द्वारा, तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो किससे, ए वेक्टर, बी वेक्टर, या तो आप जर्नली इस लाइन को बोल सकते हो ए वेक्टर, बी वेक्टर, या फिर लाइन सेगमेंट की तरह अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहो तो आप ए से बी जा रहे हो तो आप बोल सकते हो ए बी वेक्टर, या फिर बी से यदि ए आ रहे हो तो बोल सकते हो क्या, बी
ए वेक्टर। तो ये आपके पास क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। उसके बाद आता है नोटेशन ऑफ ए वेक्टर, कि आप एक वेक्टर को किस तरीके से लिख सकते हो। तो एक वेक्टर को या तो हम स्मॉल ए डार्क में लिखेंगे, डार्क स्मॉल ऑफ ए में लिखेंगे, या तो डार्क बी में लिखेंगे, या फिर इनके ऊपर आप एरो लगाओगे, तो ये क्या कहलाएगा आपके ए वेक्टर बी वेक्टर। तो ये है इसकी नोटेशन। इसके बाद आता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, जैसे मान लिया ए यदि आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका हम मोड लेंगे, तो ये क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो द मैग्नीट्यूड और मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इज द लेंथ मेजर्ड बिटवीन ए एंड बी, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये क्या कहलाएगा आपके पास, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। इसके बाद आता है बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट आपका टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहले आएगा नल वेक्टर। ये आपकी बुक में सारे लिखे हुए हैं, जो रिव्यू चैप्टर दिया हुआ है स्टार्टिंग में, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो इसको, लेकिन समझना यहाँ से है कि कैसे समझ रहे हैं। उसके बाद आप वहाँ से सारी जो भी डेफिनेशन है वो याद करेंगे। नल वेक्टर बोल सकते हो या फिर जीरो वेक्टर। तो एक वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो। देखो वेक्टर है तो कोई भी वेक्टर आ गया तो सीधी सी बात है, दो चीज़ उसके पास हो गई, क्या एक डायरेक्शन होगी उसके पास और एक मैग्नीट्यूड हो गया। तो जो नल वेक्टर होगा वो क्या कहलाएगा, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो। मैग्नीट्यूड जीरो मतलब मान लिया ए वेक्टर आपके पास नल वेक्टर है, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल लिखा जाएगा, जीरो के इक्वल। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल लिखा जाएगा, जीरो के इक्वल लिखा जाएगा। तो वो क्या कहलाएगा आपके पास, नल वेक्टर। मान लिया आपके पास किसी चीज़ का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम है, एक चीज़ ए से शुरू होके वापस से एक डायरेक्शन में जाके ए के ऊपर ही क्या हो रही है, वो ख़त्म हो रही है। तो ए से शुरू होके कोई चीज़ ए पे ही ख़त्म हो रही है, तो एक पॉइंट ए में बोल सकते हो कि ये आपके पास क्या है, एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है आपके पास, जीरो है। जब इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स कंसाइड करे तो वो क्या कहलाएगा आपका, जीरो वेक्टर कहलाएगा। उसके बाद आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हो गया जिस भी वेक्टर, मान लिया ए वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड यदि वन आ गया तो वो क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर कहलाएगा। और इसको डिनोट करेंगे हम ए कैप से, ए के ऊपर कैप लगा के। ए कैप की वैल्यू क्या होगी, ए वेक्टर अपॉन उसका क्या, मैग्नीट्यूड। ए कैप की वैल्यू हो जाएगी ए वेक्टर अपॉन उसका क्या, मैग्नीट्यूड। तो ये क्या कहलाएगा आपका, यूनिट वेक्टर कहलाएगा। जिस भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो, यूनिट हो या फिर वन हो, तो वो क्या कहलाएगा आपका, यूनिट वेक्टर कहलाएगा। उसके बाद आता है बच्चों आपका इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होंगे आपके पास, दो वेक्टर को हम इक्वल बोल देंगे। सबसे पहले पहली कंडीशन क्या है, उनकी लेंथ सेम होनी चाहिए, उसके पास क्या होना चाहिए, सेम लेंथ। दूसरी कंडीशन क्या है, द सेम और पैरेलल सपोर्ट होनी चाहिए। तीसरी चीज़ क्या हो गई भाई, सी पार्ट, द सेम सेंस, द सेम सेंस। तीन चीज़ यदि किसी वेक्टर, दो वेक्टर आपके पास दिए हुए हैं, मान लिया ये ए और बी लाइन दी हुई है, ये आपके पास क्या ई और एफ लाइन दे रखी है, लाइन सेगमेंट्स दे रखे हैं, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स, ए से बी और ई से एफ। ये मान लिया हमने ए वेक्टर है, ये मान लिया बी वेक्टर। तो ए वेक्टर बी वेक्टर के तभी इक्वल होगा जब इनकी लेंथ सेम हो, इनकी सपोर्ट सेम हो, या फिर पैरेलल सपोर्ट्स हो। मतलब जो लाइन इसकी जो लाइन इसकी, जो भी लाइन इसकी सपोर्ट बनी हुई है, उसी लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन इसकी सपोर्ट बने और उनकी डायरेक्शन सेम हो, तो वो क्या कहलाएंगे आपके पास, इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। उसके बाद आता है फोर्थ आपके पास को इनिशियल वेक्टर। नाम से ही क्लियर हो रहा है, को इनिशियल वेक्टर्स क्या होंगे, जिसका सेम इनिशियल पॉइंट हो। मतलब एक ही पॉइंट से शुरू हुए दो वेक्टर्स क्या कहलाएंगे आपस में, को इनिशियल वेक्टर्स। ऑल वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट्स आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स। जैसे मान लिया ये ओ है, ये ए है, ये बी है, इसको मान लिया ओ ए वैक्टर, एक ओ बी वैक्टर, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, को इनिशियल वेक्टर्स। उसके बाद आता है लाइक एंड अनलाइक वेक्टर। लाइक एंड अनलाइक वेक्टर,
लाइक और अनलाइक वेक्टर क्या हो गए बच्चों? द वेक्टर आर सेड टू बी लाइक वेक्टर इफ दे हैव सेम डायरेक्शन। क्या हो? सेम डायरेक्शन। उनके पास यदि सेम डायरेक्शन है तो वो क्या कहलाएंगे? लाइक वेक्टर। जैसे एक वेक्टर ये जा रहा है ए से बी इधर, और दूसरा वेक्टर भी ये जा रहा है ई और एफ। अगर इनकी सिर्फ डायरेक्शन सेम है तो ये क्या कहलाएंगे? आपके लाइक वेक्टर कहलाएंगे। अनलाइक वेक्टर क्या कहलाएंगे? कि ये वेक्टर इधर से इधर जा रहा है और दूसरा वेक्टर क्या जा रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो क्या कहलाएंगे? आपके अनलाइक वेक्टर। सिर्फ डायरेक्शन देखनी है लाइक और अनलाइक के लिए। उसके बाद आता है आपका सिक्स्थ, कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होंगे? यदि उनके पास सेम लाइन ऑफ सपोर्ट्स हो, सेम लाइन ऑफ सपोर्ट हो। मतलब क्या? कि एक ये लाइन दी हुई है आपकी, एक ही लाइन में कोलिनियर वेक्टर्स क्या होंगे? एक ही लाइन में। मान लिया हमने ये पॉइंट आपका क्या दे रखा है? बी। तो एक तो ये पॉइंट मान लिया हमने सी, और ये वेक्टर मान लिया हमने ए, और ये वेक्टर मान लिया हमने क्या? बी। तो ओ बी और ओ सी, ये कोई लाइन है पूरी कंप्लीट, ये आपकी कोई लाइन है, और ये ओ बी वैक्टर है और एक बी वैक्टर है जिसका नाम है क्या? ओ सी वैक्टर है। ये एक ही लाइन पे है, एक ही लाइन पे है, तो ये क्या कहलाएंगे? ए वैक्टर एंड बी वैक्टर आर कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे। उसके बाद आता है कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है? जो सेम प्लेन में हो। कोप्लेनर वेक्टर्स जो कि सेम प्लेन में हो। सेम प्लेन का मतलब आपके पास एक प्लेन दे रखा है, जैसे दो पैरेलल वेक्टर्स दे दिए, ये एक ही प्लेन में है, तो ये क्या कहलाएंगे? कोप्लेनर वेक्टर्स कहलाएंगे। उसके बाद आता है लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर्स। लोकलाइज्ड वेक्टर क्या है? जिसका फिक्स इनिशियल पॉइंट हो, वो क्या कहलाएगा? आपका लोकलाइज्ड वेक्टर कहलाएगा। फिक्स इनिशियल पॉइंट, एक आपके पास पॉइंट दे दिया कि वो बस सिर्फ उसी पॉइंट से शुरू होगा। ए वेक्टर हैविंग ए फिक्स इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड द लोकलाइज्ड वेक्टर। फॉर एग्जांपल फोर्स इज ए लोकलाइज्ड वेक्टर। देखो फोर्स जो होता है, मान लिया ये आपके पास एक बॉडी ए रखी हुई है, ये बी रखी हुई है, और आपने फोर्स लगाना है इस पे। तो फोर्स लगाओगे तो आपने पता है कि एक पॉइंट से ही शुरू करोगे आप फोर्स लगाना। ऐसा तो है नहीं कि आप फोर्स पीछे से लगाए जा रहे हो, ऐसा तो है नहीं। कभी एक मोमेंट पे जहाँ पे शुरू करोगे एक फिक्स पॉइंट पे, तो वो आपका क्या हो गया? इनिशियल पॉइंट हो गया। तो उसका फिक्स इनिशियल पॉइंट हो गया जहाँ से हमने शुरू करना है फोर्स लगाना, तो वो क्या कहलाएगा? आपका लोकलाइज वेक्टर कहलाएगा। उसके बाद होता है फ्री वेक्टर्स, जिसके इनिशियल पॉइंट फिक्स ना हो, वो क्या कहलाएगा? आपका फ्री वेक्टर। द वेक्टर विच हैव नो फिक्स इनिशियल पॉइंट्स। इसके बाद आता है नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर्स। मान लिया कोई वेक्टर आपके पास दिया हुआ है बी वेक्टर्स, जिसका मॉडुलस सेम है किसी ए वेक्टर के बराबर, लेकिन उसकी डायरेक्शन आपके पास क्या दी हुई है? अपोजिट दे रखी है। तो ए वेक्टर किसके बराबर हो गया? माइनस ऑफ बी वेक्टर के बराबर। ए वेक्टर मान लिया हमने इस डायरेक्शन में है, और बी वेक्टर मान लिया हमने इस डायरेक्शन में है, तो ये वेक्टर इसका नेगेटिव हो गया, तो ये क्या कहलाएगा? आपका नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। बच्चों नेक्स्ट आता है आपका एडिशन ऑफ वेक्टर्स। मतलब दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स आपके पास दे रखे होंगे। लेट ए एंड बी बी टू वेक्टर्स। आपके पास ये ओ ए एक ए वेक्टर दिया हुआ है तो इस डायरेक्शन में, और दूसरा वेक्टर ओ बी दिया हुआ है इस डायरेक्शन में। लेट ए एंड बी बी टू वेक्टर्स टू डिफाइन देयर सम। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हम निकालने के लिए क्या करेंगे? अच्छा, एक आपके पास ओ ए वैक्टर दिया हुआ है और बी वेक्टर दे रखा है आपके पास ए बी वैक्टर। तो ओ ए और ए बी, तो ए प्लस बी जब हम डिफाइन करेंगे तो क्या होगा आपके पास? टू डिफाइन देयर सम वी टेक पॉइंट ओ एंड ड्रा वेक्टर्स ओ ए पैरेलल टू ए एंड ए बी पैरेलल टू बी such that the terminal point of vector A is the initial point of vector B। ये कह रहा है कि हम इस तरीके से ड्रा करेंगे कि O से हमने शुरू किया और जो टर्मिनल पॉइंट A का आएगा A वेक्टर का, वहाँ से हमने B वेक्टर शुरू कर दिया। तो जो B वेक्टर शुरू किया तो यहाँ से गए तो हम डायरेक्शन इसकी ये है, और फिर B पे जाएंगे तो डायरेक्शन इसकी क्या रहेगी? B वेक्टर की ये रहेगी। उसके बाद कह रहा है कि जब हम इन दोनों को ज्वाइन करें, ओ से और बी को, बी पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, तो जो वेक्टर आएगा वो ओ बी वेक्टर, वो क्या कहलाएगा? आपका इन दो वेक्टर्स का सम कहलाएगा। तो ओ बी किसके इक्वल हो गया? ओ ए प्लस ए बी के इक्वल, यानी ए वेक्टर प्लस किसके इक्वल? बी वेक्टर के इक्वल। तो इसको कहेंगे हम
ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो फर्स्ट ये आपका रिजल्ट आ गया क्या कि दो वेक्टर्स, देखो इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम है, लेकिन अब हम ज्वाइन करेंगे कहाँ से, इनिशियल पॉइंट टू लास्ट टर्मिनल पॉइंट, तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो वेक्टर जो भी आएगा वो इन दोनों के सम के इक्वल आएगा। कह रहा है इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन एन ऑर्डर, यदि दो वेक्टर्स रिप्रेजेंट करे जाते हैं एक ट्रायंगल पे एक ऑर्डर में, तो जो सम होगा ना, द सम ऑफ इन द रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड, तो इन दोनों का सम तीसरी साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, लेकिन उसकी सेंस क्या रहेगी, अपोजिट ऑर्डर में रहेगी। जैसे बी वेक्टर की इस तरफ है और ए वेक्टर जो ये ओ बी वेक्टर आएगा इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, उससे अपोजिट आ जाएगी। उसके बाद आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये क्या कहलाएगा, आपके पास एक पैरेललोग्राम दे रखी है ओ ए बी सी, इफ ओ ए रिप्रेजेंट ए वेक्टर ए एंड ओ सी रिप्रेजेंट ए वेक्टर बी, ओ सी जो है वो आपका बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। तो ये कह रहा है वेयर ओ ए एंड ओ सी आर टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, ओ ए बी सी हैव ए कॉमन इनिशियल पॉइंट ओ, देन देयर सम। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आप क्या कह सकते हो, a vector plus b vector is defined as a vector represented in magnitude and direction by the diagonal of OB of the पैरेललोग्राम। इसको ट्रायंगल लॉ से भी निकाल सकते हो आप। ट्रायंगल लॉ से कैसे निकलेगा, देखो ये आपके पास बी वेक्टर दिया हुआ है, ये आपके पास बी वेक्टर है, ये आपके पास ए वेक्टर है, इसके पैरेलल हमने ये वेक्टर ड्रॉ किया, तो ये वेक्टर भी क्या हो गया आपके पास, बी वेक्टर हो गया। और बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी वेक्टर के इक्वल। तो ओ बी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, ए प्लस बी के इक्वल आ गई। अब ओ बी की वैल्यू ए प्लस बी के इक्वल है, तो आपके पास क्या आया, यहाँ से करेंगे तो देखो ये वेक्टर बी वेक्टर है, ये वेक्टर आपके पास पैरेलल में, तो ये क्या आ गया ए वेक्टर। तो बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये भी आपके पास क्या आ गया, ए प्लस बी। तो ये कह रहा है कि ओ ए बी सी हैव ए कॉमन इनिशियल पॉइंट ओ एंड देयर सम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज डिफाइंड एज द वेक्टर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो जो डायगोनल आएगा ये आपका क्या कहलाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसी को बोलेंगे हम क्या, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कि ओ बी किसके बराबर हो गया, ओ ए प्लस ओ सी के बराबर। इसके बाद आता है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। फर्स्ट आती है वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। ये कहता है वेक्टर एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है, मतलब दो वेक्टर का सम कर लो, चाहे उनको आगे पीछे ऐड कर लो किसी तरह, वो हमेशा क्या कहलाएंगे, सेम बराबर रहेंगे। जैसे ए प्लस बी की वैल्यू निकालो चाहे बी प्लस ए, ऑलवेज। एसोसिएटिव का मतलब होता है ए प्लस बी प्लस एच इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। मतलब क्या कह रहा है ये, सीधी सी बात है, तीन वेक्टर आपके पास दिए हुए हैं, चाहे आप पहले बी प्लस सी को जोड़ के फिर ए में जोड़ लो, चाहे पहले ए प्लस बी को जोड़ के फिर सी में जोड़ लो, हमेशा उनकी वैल्यू क्या आएगी, इक्वल आएगी। उसके बाद कहता है ये कि वेक्टर्स के पास आइडेंटिटी भी मौजूद होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। कैसे कि आइडेंटिटी क्या होती है, आपके पास मान लिया एक वेक्टर दे रखा है, आइडेंटिटी अगर बिना वेक्टर के हम वैसे समझे तो क्या होता है कि एक एलिमेंट आपने उठाया और उस एलिमेंट में एडिशन में कि क्या जोड़ दें हम कि आपके पास वापस से वो ही एलिमेंट आ जाए। तो सीधी सी बात है, आप जीरो जोड़ोगे तो a प्लस जीरो किसके इक्वल आया, a के इक्वल। तो जब वेक्टर की बात होगी तो हम क्या करेंगे, उसमें नल वेक्टर ऐड कर देंगे। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी जीरो जो होगा वो क्या कहलाएगा आपका, नल वेक्टर, या फिर ये भी बोल सकते हो ये एडिटिव क्या है, आइडेंटिटी है। इसके बाद आता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इनवर्स का मतलब होगा, देखो इनवर्स का मतलब होता है कि एक वेक्टर के अंदर क्या जोड़ा जाए कि आपके पास आइडेंटिटी आ जाए। वेक्टर को छोड़ो, पहले एलिमेंट पे बात करते हैं कि एक एलिमेंट के अंदर क्या जोड़ा जाए कि वो आइडेंटिटी आ जाए। जैसे अभी अभी बताया हमने कि एक वेक्टर के अंदर क्या जोड़ें कि वापस से वही वेक्टर आ जाए, तो वो क्या कहलाती है, आइडेंटिटी। तो जीरो एडिटिव आइडेंटिटी हो गई। तो अब बात आती है यहाँ पे इनवर्स पे कि एक वेक्टर के अंदर क्या जोड़े कि आइडेंटिटी आ जाए, तो उसका नेगेटिव जोड़ दे तो आइडेंटिटी आ जाएगी आपके पास। तो ये जो माइनस ऑफ ए है ये क्या कहलाएगा आपका, इनवर्स ऑफ ए कहलाएगा। तो अब वेक्टर की बात आएगी तो हम ऊपर डायरेक्शन दे देंगे। तो एक वेक्टर के अंदर उसका नेगेटिव वेक्टर यदि हम जोड़ दें तो हमेशा क्या आएगा आपके पास, आइडेंटिटी वेक्टर आ जाएगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी वेक्टर आ जाएगा। तो माइनस ऑफ ए क्या कहलाएगा आपका, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए वेक्टर। तो ये आपके पास चार प्रॉपर्टी थी एडिशन के अंदर।
उसके बाद आता है डिफरेंस ऑफ वेक्टर। दो वेक्टर्स का डिफरेंस कैसे करेंगे? देखो नेगेटिव कभी भी डिफाइन नहीं होगा। हम क्या करेंगे, आपके पास मान लिया ए वेक्टर दे रखा है और हमें माइनस ऑफ बी वेक्टर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एक वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी को क्या करेंगे, उसमें ऐड कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। उसके बाद आता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। पहले बात करेगा कि एक वेक्टर के अंदर मल्टीप्लाई करना है किसको, एक स्केलर को, कोई भी एक स्केलर क्वांटिटी है। जैसे मान लिया ए वेक्टर दिया हुआ और हमें उसके 2 से मल्टीप्लाई करनी है या 3 से मल्टीप्लाई करनी है, तो देखो लेट ए वेक्टर बी एनी गिवन वेक्टर ऑफ एम एंड एम बी ए स्केलर। आपके पास ए वेक्टर कोई भी गिवन है और एम हमने मान लिया कोई भी स्केलर क्वांटिटी, जैसे 2 3 5 7। देन द सिंबल एम, ए वेक्टर, एम इंटू ए वेक्टर ये कहलाएगा इज कॉल्ड द प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड स्केलर एम। द प्रोडक्ट एम में इज सच डेट, कैसे हो सकता है, द मैग्नीट्यूड और लेंथ बाय इज गिवन बाय एम ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यदि हम निकालें तो देखो ये स्केलर क्वांटिटी कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, इसका अलग से मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। दस द लेंथ ऑफ एम ए इज एम टाइम्स ऑफ और माइनस ऑफ एम टाइम्स ऑफ ए। तो ये कह रहा है कि जो लेंथ होगी या तो वो एम टाइम्स हो जाएगी या माइनस ऑफ एम। यदि एम पॉजिटिव हुआ तो आपके पास क्या आ जाएगा, एम टाइम्स आ जाएगा। अगर एम नेगेटिव है तो या तो माइनस ऑफ एम टाइम्स आ जाएगा, डेट ए इज एज एम इज पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके बाद कह रहा है स्पोर्ट क्या हो जाएगी इसकी, स्पोर्ट तो हमें पता ही है ए वेक्टर चलेगा क्योंकि वही आपकी लाइन है, इसके पैरेलल जो भी लाइन है या सेम जो भी लाइन है वो क्या कहलाएगी, आपकी स्पोर्ट कहलाएगी। उसके बाद सेंस क्या कहलाएगी, सेंस जो ए वेक्टर की जो सेंस रहेगी वो कहलाएगी। अब सेंस अपोजिट या सेम कैसे हो सकती है, मान लिया एम आपके पास पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो नीचे ऊपर अगर मान लो नेगेटिव है तो जो भी ए वेक्टर की सेंस है उससे माइनस कर दिया तो उसके अपोजिट लेंथ चली जाएगी, डायरेक्शन। उसके बाद आया देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए स्केलर। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं कि हम एम वेक्टर एम कौन स्केलर को ए वेक्टर से मल्टीप्लाई कर लें, चाहे ए वेक्टर को एम से मल्टीप्लाई करें, वैल्यू हमेशा क्या आएगी, बराबर आएगी। जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा, जीरो को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा आपके पास। उसके बाद कह रहा है दो स्केलर आपके पास हैं और ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, का आपका पहला स्केलर ये वेक्टर पहले स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर दूसरे स्केलर से मल्टीप्लाई, प्लस 1 इंटू ए वैक्टर इक्वल टू क्या होता है, ए वैक्टर इक्वल टू ए वैक्टर इंटू 1। अब कह रहा है कि दो वैक्टर्स यदि दिए हुए हैं, दो स्केलर्स यदि दिए हुए हैं और उनका प्रोडक्ट आपके पास दे रखा है, तो m इंटू एन ऑफ ए किसके इक्वल होगा, m इंटू एन ए वैक्टर के इक्वल। या फिर दो वैक्टर्स का सम है और उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो अलग अलग से मल्टीप्लाई हो जाएगा, m ऑफ ए वैक्टर प्लस m ऑफ बी वैक्टर। तो बच्चों आपने टाइप्स ऑफ वेक्टर और स्केलर से मल्टीप्लाई देखना है। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर और वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। तो यहाँ से आपकी समझ लो एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है। ये चीज़ें आपको सारी एक्सरसाइज में करनी है, तो इस पर एक लेक्चर और बनेगा, उसके बाद एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों आपने एग्जाम्पल खुद करने हैं, एक्सरसाइज और थ्योरम्स जो भी होंगी वो सारी मैं कंप्लीट आपको कराऊँगा।